नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या मैं लाइव हो चुका हूं? एम आई लाइव? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? कैन यू सी मी? एम आई विजिबल? आप लोग, क्या मैं लाइव हो चुका हूं? एम आई लाइव? क्या आप मुझे... हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवत्री साहू आप सभी का स्वागत करता हूं देव स्पोकन इंग्लिश के इस अपने ही चैनल पर जहां पर हम आज लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं और आज चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सैटरडे से हमारा नया क्लास स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे से स्टार्ट हमने किया था, सैटरडे से किया था, संडे कल मैं क्लास नहीं ले पाया था किसी कारणवश। चलिए, सारे बच्चे आ गए क्या? जल्दी से आ जाइए, थोड़ा हाई लो कर दीजिए। चलिए, वंदना, किरण, विपिन, विनोद, सिमरन, सौरभ, मोहन, ठीक है, महेश, ठीक है, विपिन, दिनेश, चले, मिंटू, काफी सारे बच्चे आ गए। ठीक, चले, सबको गुड मॉर्निंग है बेटा। तो जो भी बच्चे नए उनको मैं बता दूं, मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है, ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास नहीं है। सुबह 9 बजे जो है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्लास होती है। तो जो भी बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करा पाए। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेटा, और शाम को जो हमारा 8:15 बजे रहता है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश, अच्छा, इंग्लिश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इंग्लिश को हम दो तरीके से समझते हैं। जब क्लास 6 में आपने आए तो आपकी मैम ने बोला कि बेटा एक नया सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जुड़ चुका है जिसका नाम है इंग्लिश। 50 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपको 17 नंबर पाना होगा। तो इंग्लिश को हमने क्लास 6 से एक सब्जेक्ट के रूप में देखा। सब्जेक्ट बोले तो 50 नंबर या 100 मार्क्स। ठीक है, तो एक 50 नंबर का पेपर या 100 नंबर का पेपर जिसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे एप्लीकेशंस रिलेटेड, डू एज डायरेक्ट, उसको बना लेना होगा और पास कर लेना होगा। बट अगर ध्यान से देखिए तो आप इंग्लिश को केवल सब्जेक्ट के रूप में आप उसको नहीं समेट सकते। इंग्लिश अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने आप में एक लैंग्वेज, ठीक है, एक भाषा है ये। और जब आप भाषा की बात करते हैं ना, तो इसका ओर होता है ना छोर होता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो एक प्रकार का कुआं है, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये समुद्र है। ठीक, तो इंग्लिश को जब तक आप लैंग्वेज के नजर से नहीं देखोगे तब तक आप सही तरीके से इंग्लिश को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो चलिए, तो हम आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज क्या करता है? तो लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके प्रयोग से हम एक मैसेज को दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। मान लो जैसे कि मेरे पास कुछ मैसेज है, आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, आपके पास कुछ मैसेज है, मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो जैसे कि अभी मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अनेक प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचा रहा हूं, या आप तेलुगु के माध्यम से, तमिल के माध्यम से, बंगाली के माध्यम से आप मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इज अ सोर्स और इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट समवन। ठीक है, तो कोई भी मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए हमको लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। अब ध्यान दें, तो लैंग्वेज बनता कैसे है? तो लैंग्वेज बनता है साउंड से, आवाज। एक खास प्रकार की हम आवाज निकालते हैं जिसका एक मैसेज होता है। जैसे एक आवाज निकालता हूं आओ, या मैं बोलता हूं कम, तो कम एक प्रकार का साउंड है जिसमें एक मैसेज छिपा हुआ है आने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप जानवरों की बात करें तो जानवर भी अनेक प्रकार के आवाज निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुर्गियों की अगर हम बात करें, ठीक है ना, या मुर्गों की बात करें, वो 10 प्रकार या 12 प्रकार के आवाज निकालते हैं। ठीक है, जब उनको खाना मिल जाता है तो अलग प्रकार का आवाज निकालते हैं, उनके ऊपर खतरा होता है तो अलग अलग प्रकार के आवाज निकालते हैं, या उनको सेक्स करना होता है तो अलग प्रकार के आवाज निकालते हैं। तो हर एक आवाज का उनका एक मीनिंग रहता है। तो हम भी अनेक प्रकार के आवाज निकालते हैं जिसका अलग अलग मैसेज होगा। तो हम साउंड से बात करते हैं। ठीक है, अब साउंड के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लेटर्स। ठीक है, तो लेटर के माध्यम से हम साउंड निकालते हैं। और इंग्लिश में टोटल अगर हम बात करें
26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, ठीक है। समझना बेटा, मैं आ रहा हूं आप लोग को, है ना। आपने चलिए, सबको गुड मॉर्निंग है। सॉरी मैं बीच में मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। ओके, चलिए सबको गुड मॉर्निंग बेटा। बिल्कुल एकदम मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आराम से चलेंगे। जो बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना चाहते हैं बेटा, पूरा का पूरा खेल आपका जो है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए भाई, ठीक, ओके। तो देखिए टोटल कितने आपके अल्फाबेट्स, टोटल कितने लेटर्स हो गए, 26 लेटर्स। इन्हीं 26 लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। याद रखिए, लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं, वर्ण। और अल्फाबेट को बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है। कई लोग क्या बोलते हैं कि टोटल अल्फाबेट ही 26 होता है। तो याद रखना बेटा, अल्फाबेट कभी भी 26 नहीं होता है। अल्फाबेट हमेशा एक होता है, उसके अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो लेटर्स आपके 26 हैं, है ना। आपके अल्फाबेट 26 नहीं है। अल्फाबेट एक तरीके से देखा जाए तो आपके कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, जो कि काफी सारे लेटर से बने हुए हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो अल्फाबेट हमेशा एक होता है, लेटर्स 26 होते हैं। इन सारे लेटर्स को मिला के जब हम एक माला बना लेते हैं, वर्ण का माला, तो वो अल्फाबेट कहलाता है। क्लियर यहां तक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा देखिए, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। लेटर्स को आप दो भागों में बांट के रखे हुए, ठीक है, वॉल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। AEIOU ये 5 होते हैं, और BCD वगैरह वगैरह। तो ये टोटल 21 होंगे, और ये टोटल 25 हो गए। ऐसा कहा जाता है कि खुला मुंह बोलकर जिस लेटर का उच्चारण हम करें, वॉल कहलाता है। AEIOU, ठीक है। तो मुंह उसमें पूरा का पूरा खुलता है। दुर्गेश सर एडवांस वोकैबुलरी पर भी वीडियो बनाया। बिल्कुल, आज का देखिए बेटा, देखिए आज लेसन 1 है, और सेशन कैसे चलेगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सेशन बिल्कुल सिंपल चलेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में मैं आपको ग्रामर सारे पढ़ाऊंगा, ग्रामर के साथ फिर लास्ट में मैं आप लोग को वोकैबुलरी भी याद कराऊंगा, है ना। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं करना है आप लोगों को। सईद अख्तर पूछ रहा है सर कोर्स कितने दिन का, मुझे नहीं मालूम बेटा, ठीक है। अब ये भी स्टार्ट हो गया, ये भी बहुत लंबा चलेगा। जब तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर ना हो जाए, आप प्रयास करते रहे। चलिए, जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग है। मोहित सोलंकी सर आज नहाए नहीं क्या? ठीक है भाई, अब उतना तो ध्यान मत दे, मैं क्या धोया हूं क्या नहाया हूं, तो पढ़ाई में ध्यान दे। देवांश सिग्नल सर आप जूम पर क्लास नहीं लेते। बेटा तुम जूम आज सुने हो, मैं साल भर से जूम से क्लास ले रहा हूं, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जूम में पढ़ते हैं। जब लोग जूम का जेड नहीं जानते थे, तब से मैं क्लास ले रहा हूं। चलिए, तो बात करते हैं लेटर्स। तो लेटर आपको समझ में आ गया होगा, 5 आपके वॉल होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ड का, ठीक है। वर्ड यानी होता है शब्द, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा कलेक्शन ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो वर्ड कुछ नहीं है, जब आप कुछ लेटर्स को मिला देते हो और जिसका कुछ अर्थ निकलता है, वो वर्ड कहलाता है। जैसे कि मैं 3 शब्द लेता हूं, CTA, 3 शब्द है, 3 लेटर्स है। अब इनको मिला के मैं 3 अक्षर लेता हूं मैं, इनको मिला के मैं एक शब्द बनाऊंगा और उसका एक मीनिंग निकलेगा। जैसे कि मैं मिला देता हूं CAT कैट बन गया, या ACT एक्ट, एक्ट यानी काम करना। तो मैं इन 3 लेटर्स को मिला के एक शब्द बना रहा हूं और इसका मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये वर्ड कहलाएगा। कैट यानी बिल्ली, एक्ट यानी काम करना। लेकिन मैं अगर इसको ऐसा कर दूं,
टीएसी, तो इस टीएसी का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वो वर्ड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको लेटर बता दिया, अब तक आप लेटर पढ़ लिए। दूसरा अल्फाबेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा वर्ड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। चौथा सेंटेंस पे आ जाते बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दुर्गेश कुमार सर एडवांस ग्रामर पे वीडियो बनाएं और एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करवाएं। दुर्गेश ऑलरेडी एडवांस की मैं पूरा का पूरा 25 दिन की क्लास हो चुकी है बेटा, पूरा अप्रैल में जाके देखो आप। ठीक है, राहुल कुमार जूम इज ऐप, अरे कौन बोल दिया बेटा राहुल? ठीक है, रितेश सिसोदिया 100% एनडीए के लिए काम करेगा बेटा। ममता कुमारी कुमराज प्रजापति सर मैं 12th में हूं, क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, आप एसएससी सीएचएसएल का प्रयोग आप कर सकते हो। सीएचएसएल है ना, तो वो जो है हाई सेकेंडरी लेवल पर होता है, 12th पास उसके लिए मांगता है। तो आप 12th पास हो तो आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर दीजिए। ठीक है, चलिए जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप रखा हुआ हूं, उस ग्रुप में आप आ जाइए। नॉट वो ग्रुप नहीं है, वो चैनल है टेलीग्राम का, वहां पर आप आ जाएंगे, सारा मटेरियल आपको वहां पे फ्री मिलता रहेगा। ठीक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सीएचएसएल में यूजफुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल बैंकिंग के लिए भी होगा, सबके लिए। जहां कहीं पे भी इंग्लिश का पेपर है ये कोर्स आपके लिए काम का है भाई। ठीक है, किसी के लिए 70% काम करेगा, किसी के लिए 80, किसी के लिए 85, किसी के लिए 90, बट 70% तो सबके लिए काम। देखिए जहां इंग्लिश का पेपर है बेटा, वोकैबुलरीज आएंगे, पैरा जंबल आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एंटोनिम्स आएगा, है ना, एरर फाइंडिंग आएगा, ग्रामर आएगा, यही सब तो चीजें हैं। और उससे क्या है, किसी का लेवल थोड़ा हाई है, किसी का कम है, किसी में क्वेश्चन कम है, किसी में ज्यादा है। तो जहां जहां इंग्लिश है वहां वहां पर ये काम आएगा। इसीलिए मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, वर्ड क्या है ना, सेंटेंस क्या है, सारा कुछ। ठीक है, यूपीएससी का भी क्लास करवाते हैं क्या? मैं बोला ना बेटा, मैं केवल इंग्लिश पढ़ाता हूं और जहां जहां इंग्लिश की जरूरत है वहां वहां ये क्लास आपको फायदा दिलाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते हैं। तो सेंटेंस का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई अर्थ निकलता है। अब जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल अगर हम देखें तो इसमें टोटल 5 वर्ड है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 वर्ड है। स्कूल भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है, गोइंग भी एक वर्ड है, एम भी एक वर्ड है, और आई। हमने इन सारे वर्ड को एक सीक्वेंस में लेकर रखा और जमाया। ठीक है, और इन सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बना लिया और इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल एक प्रकार का सेंटेंस हो सकता है क्या, है ही। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, स्कूल एम आई टू गोइंग, अब ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, काफी सारे वर्ड्स हैं, इनका ग्रुपिंग तो आपने कर दिया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए सेंटेंस नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे बेटा, सेंटेंस को आप स्पीच भी बोल सकते हो। सेंटेंस माने कथन, स्पीच मतलब भी कथन होता है। तो सेंटेंस का मतलब आप चाहते हैं कि स्पीच भी बोल सकते हैं। स्पीच का मतलब होता है कोई बात या कोई कथन। ठीक है, तो अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं तो उसको मैं स्पीच भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो जिस तरह से एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक उसी तरह से एक स्पीच में भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एक स्पीच के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच
या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा। चलिए अलग से पेज में मैं टाइटल डालता हूं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी आप कथन बोलते हो उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं और हर एक वर्ड अपना अपना रोल प्ले करता है, उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही लिव्स इन अ वेरी लार्ज बिल्डिंग, ये एक प्रकार का सेंटेंस है, ये एक प्रकार का स्पीच है। और देखिए तो इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा, इसके कई सारे पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट, हर एक वर्ड एक अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पर देखिए तो कौन कौन से पार्ट है, ही है, लिव्स है, इन है, अ है, वेरी है, लार्ज है, बिल्डिंग है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक स्पीच में कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं और हर एक पार्ट अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करता है। तो यहां पर ही एक वर्ड है, एक पार्ट है जो अलग रोल प्ले कर रहा है और यहां पर वो प्ले कर रहा है रोल प्रोनाउन का। लिव्स यहां पर एक वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। इन जो है एक प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रोल प्ले कर रहा है। ओ सॉरी, थोड़ा पीछे कट जा रहा है क्या। ए जो है एक प्रकार का आर्टिकल है, वेरी एक प्रकार का एडवर्ब है, लार्ज एक प्रकार का एडजेक्टिव है और बिल्डिंग जो है एक प्रकार का नाउन है। तो देखिए एक स्पीच मैंने लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा और उसके कितने सारे हमने पार्ट्स देखा। ही जो है प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, लिव्स एक प्रकार का वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, इन प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है, वेरी एक एडवर्ब है, लार्ज एक एडजेक्टिव है, बिल्डिंग आपका एक नाउन है। तो कुल मिला के अगर आप देखिए बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर अपन बात करें तो टोटल 8 पार्ट होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठवां होता है प्रपोजिशन, सातवां होता है कंजंक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ध्यान देंगे बेटा। शुभम छोटू सर आवाज नहीं आ रही है सही से, क्या बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्या? सर मेरा पहला दिन है। ठीक है गणेश देश पांडे, चलिए शुभम बोल रहा है कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? क्या बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्या? भाई तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम है भाई शुभम। ठीक है, यहां पे बिल्कुल आ रहा है। कौन सी बुक अच्छी होती है क्लास 10 के ग्रामर के लिए? आप कोर्स बुक पढ़ लीजिए बेटा, अनन्या यादव, और अलग से कोई पढ़ने की आवश्यक नहीं। जो भी आप जिस बोर्ड के हो आप उसी की किताब पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है। ऑल क्लियर? ठीक है, चल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो बेटा टोटल इसके 8 पार्ट होते हैं और इसी सीक्वेंस में हम लोगों को पढ़ना होगा। नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ना होगा, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आपको वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आपके स्कूल या कॉलेज में या फिर किसी और ने आपको अलग तरीके से पढ़ाया होगा, मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि नाउन सबसे बेसिक है। नाउन की जगह पर जो यूज होता है प्रोनाउन कहलाता है। नाउन जो प्रोनाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन प्रोनाउन जो काम करते हैं वर्ब कहलाता है। जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन तय करने के लिए प्रपोजिशन, किसी दो शब्दों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये एकदम सीक्वेंस में है। अगर मैं पहले एडजेक्टिव पढ़ा दूं और नाउन या प्रोनाउन को पढ़ाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव की परिभाषा है कि वे सारे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव कहलाता है। और जो इंसान नाउन या प्रोनाउन नहीं जानता वो एडजेक्टिव के बारे में फिर कैसे पढ़ पाएगा? ठीक है। आनंद कुमार सर स्पोकन में काम आएगा क्या? बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए
अब मैं क्या कर रहा हूं, हल्का हल्का आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर मैं डिटेल में आपको अच्छे से आऊंगा। ताबड़तोड़ मैं नाउन के ऊपर 3-4 क्लास लूंगा, प्रोनाउन के ऊपर फिर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, बहुत सारे आपको मैं डिटेल में मैं बताऊंगा। तो फिलहाल एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं ताकि आपका जनरल नॉलेज इंग्लिश का ठीक हो जाए। नाउन का मतलब होता है बेटा संज्ञा, ठीक है। मोटा मोटी रूप से अगर आप ये देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मैंने कहा किसी भी वस्तु के नाम, तो वस्तु के नाम में क्या हो सकता है, पेन, कॉपी, चेयर। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हल्का फुल्का पढ़ा रहा हूं। जिस दिन मैं नाउन पढ़ाऊंगा भगवान गणेश को लेकर पढ़ाऊंगा, 100% फंडा क्लियर होगा। किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम भी आपका नाउन हो सकता है। तो मोहन, रमेश, राजू, ए राजू तो ये सब व्यक्ति के नाम में बेटा संज्ञा कहलाएंगे। स्थान के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको पता है कि दिल्ली एक प्रकार का स्थान का नाम है, या अगर हम बात करें मुंबई भी एक इस प्रकार का स्थान का नाम है, या मार्केट भी एक प्रकार का नाम है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे, ठीक है। तो वस्तु के नाम हो गए, व्यक्ति के नाम हो गए, स्थान के नाम हो गए, ठीक है। जानवरों के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। तो कैट, डॉग, ठीक है, ये भी आपके नाउन कहलाएंगे, ठीक है। फिर किसी भी प्रकार का कोई भी जाति का जो नाम होता है या जो क्लास का नाम होता है वो भी नाउन कहलाएगा। तो डॉक्टर, टीचर। मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं हल्का हल्का बस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूं नाउन का, हल्का सा बस ट्रेलर है। इसका टोटल 3 घंटे की क्लास होगी नाउन की, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाउन। फिर चौथा होता है जो भावनाएं व्यक्त करे, एंगर, ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये भी आपके नाउन कहलाते हैं। तो बेटा मोटा मोटी देखा जाए तो 6 प्रकार के नाउन हो गए। राहुल कुमार, मैं बिल्कुल एक बताऊंगा बेटा आपको कौन कौन से बुक आपको लेना है, 100% में बताऊंगा बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सब किताब के बारे में बताऊं। जो भी नए बच्चे मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे डेली जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस होगी, ठीक है। और आज लेसन 1 है, ठीक है। ठीक। अब टेक्निकली देखा जाए तो बेटा सब कुछ नाउन है, सब कुछ तो नाउन नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के नाउन आपने देखा, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, जानवर के नाम, जाति के नाम, ठीक है। अब जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा ना तो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर आपका कलेक्टिव नाउन, पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, फिर नाउन द नंबर, नाउन द केस, नाउन द जेंडर, अब बहुत सारा पढ़ना है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रिया रंजन, पिक्चर कब दिखाओगे? कल दिखाऊंगा पिक्चर चलिए अब बात करते हैं बेटा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो इंग्लिश में एक रूल है, द रिपीटेशन ऑफ नाउन इज नॉट अलाउड। बार बार किसी नाउन का रिपीटेशन, उसका बार बार उसका जो प्रयोग होता है वो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आप किसी के बारे में बताते हो, मोहन मेरा दोस्त है, मोहन एक अच्छा लड़का, मोहन मेरा पड़ोसी भी है, और मोहन मेरे घर 7 बजे आता है। तो बार बार किसी व्यक्ति का नाम लेना, मोहन मोहन बोलना, ये इंग्लिश में या किसी भी भाषा में अलाउड नहीं है। तो नाउन का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर किया जाए, प्रोनाउन कहलाता है। अब जैसे एक सेंटेंस है, राज मेरा दोस्त है पर वह पागल है, ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा, राज इज माई फ्रेंड बट ही इज मैड, ठीक है। कायदे से अगर आप इसको ध्यान दीजिए बेटा कि चाहे तो आप ये सेंटेंस को ऐसा होना चाहिए था, राज मेरा दोस्त है पर राज पागल है, राज इज माई फ्रेंड बट राज इज मैड। ये जो जगह था ना, ये राज का था,
राज बोले तो नाउन का जगह था, लेकिन इस नाउन के जगह हमने किसको लिख दिया, ही को लिख दिया। या ऐसा समझिए इस ही को लाया गया है नाउन, एक राज एक नाउन के स्थान पर, और जिसे ही आप नाउन के स्थान पर लाते हो वही प्रोनाउन कहलाता है। तो ही जो शब्द है वो प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप बोल सकते हो शी इज अ, या आप बोल सकते हो थोड़ा बड़ा सेंटेंस ले लेता हूं, अनीता इज अ गुड गर्ल बट शी कम्स लेट। अनीता एक अच्छी लड़की है पर वह लेट आती है। तो कायदा से सेंटेंस को ऐसा होना चाहिए था, अनीता इज अ गुड गर्ल बट अनीता कम्स लेट। लेकिन बार बार अनीता अनीता बोलना अच्छा नहीं लगा, हमने अनीता को हटाया और उसके जगह किसको लिख दिया, शी को। या आप ऐसा समझ लीजिए शी को लाया गया अनीता एक नाउन के स्थान पर, और जिसे आप नाउन के स्थान पर लाते हो वही प्रोनाउन कहलाता है, इसलिए शी को हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, तो उसी तरह से आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सब के सब प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको ट्रेलर दे दिया। अब प्रोनाउन में फिर हम पर्सनल प्रोनाउन फिर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, और दुनिया जहां के हम उसका भयंकर सारा उसका अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडजेक्टिव का। विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक है, तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, तो वह एक डॉक्टर है, जहां पर डॉक्टर एक नाउन है, लेकिन ऐसा लग रहा है बड़ा साधारण सा डॉक्टर है, क्लिनिक चल नहीं रही है। सेंटेंस को बदलते हैं, ही इज अ गुड डॉक्टर। अब सेंटेंस हो गया वह एक अच्छा डॉक्टर है। तो पहले हमने लिखा था ही इज अ डॉक्टर, अब हमने क्या कर दिया, ही इज अ गुड डॉक्टर। तो यहां पर गुड शब्द क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है डॉक्टर की, और डॉक्टर अपने आप में क्या है, नाउन। मतलब गुड ने एक नाउन की विशेषता बताई, और नाउन की विशेषता बताने वाले को ही एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए गुड एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक उसी तरह से इट इज अ कार, यह एक कार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़ा साधारण सा कार है, तो बदल देते सेंटेंस को, इट इज अ ब्यूटीफुल कार। अब सेंटेंस हो गया यह है कि सुंदर कार है। तो ब्यूटीफुल शब्द क्या कर रहा है, यहां पर विशेषता बता रहा है कार की, कार बोले तो नाउन, मतलब ब्यूटीफुल ने एक नाउन की विशेषता बताई, और नाउन की विशेषता बताने वाले को ही एडजेक्टिव कहा जाता है, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कहलाएगा। आनंद कुमार, बेटा कितना सारा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ब्लॉक हो जाओगे बेटा, मेरे अगर यहां ज्यादा कॉपी पेस्ट मारोगे ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, नाउन का स्पेशल क्लास सब होगा ना बेटा, बता तो दिया हूं मैं, कल परसों ले लूंगा ना, फिर कॉपी पेस्ट। भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पढ़िए आराम से, दुनिया भर का टाइप वाइप मैसेज मत करो, कोई डाउट है तो वो है वो करिए, मैं पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को। चलिए नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दीजिए, कॉपी लेके, कल से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे बेटा। ठीक है, और जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात पढ़ा रहा हूं बेटा, दाएं बाएं सवाल, वो जूम में आप क्या पढ़ा रहे हो, वो स्पोकन में क्या हो रहा है, वो वहां की बातें यहां नहीं करेंगे। यहां खाली इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करिए कि सर, और प्लीज जो लोग सही में सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए चाह रहे हैं वही ये सब वीडियो देखिए बेटा। अदरवाइज आप लोग और कोई बढ़िया दूसरा वीडियो देखिए, जाइए टिकटॉक में थोड़ा सा जाइए और वो कैरी मिनाटी का देखो, बड़ा अच्छा भसड़ मचा हुआ है, उसको एंजॉय करो आप लोग। ठीक है, तो यहां पर मुझे सीरियस बंदे चाहिए जो चाहते हैं कि अपने कंधों पर स्टार लगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले, सरकारी नौकरी निकाले। केवल सीरियस पढ़ाकू बच्चे ही आए, दाएं बाएं पढ़ने पढ़ाए, वो फालतू की बातें करने वाले, ये सब चीजें नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, वही सब डाउट आप मुझसे पूछिए बेटा। ठीक है, कल से आप लोग कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठे और नोट्स भी बनाना शुरू कर दीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत सारे किताबों का निचोड़ है, कई किताबों में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और जैसा मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दो, रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा,
अभिनंदन कुमार, मैं ऑलरेडी बता दिया हूं पीडीएफ फॉर्म में ये कैसे मिलेगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये नोट्स के रूप में आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपका बना बुनाया है, वहां से आप उठा लेना बेटा, ठीक है। चलिए अब पढ़ाई कीजिए। वर्ब यानी होता है क्रिया जिससे कार्य का होने की जानकारी मिले। तो क्रिया वह शब्द होता है जिससे हमको यह पता चलता है कि वाक्य में किस प्रकार का कार्य हो रहा है, जिससे एक्शन की जानकारी मिले। वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे कि ही इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है, या फिर यू कैन प्ले। तो देखिए ही इज ड्राइविंग अ कार, तो यहां पर क्या काम कर रहा है, चलाने की बात हो रही है, ड्राइविंग, तो ड्राइविंग यहां पर वर्ब है। और यहां पर देखिए यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो, तो क्या काम कर सकते हो, खेलने का, तो खेलना यहां पर वर्ब है और यहां पर ड्राइविंग आपका वर्ब है, ठीक है। तो जिस शब्द से काम की जानकारी मिले, क्रिया की जानकारी मिले, एक्शन की जानकारी मिले, वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम हो रहा है, पंखा चल रहा है, चलने का काम कर रहा है, वह गड्ढा खोद रहा है, खोदने का काम कर रहा है, मम्मी खाना बना रही है, खाना बनाने का काम। तो यही आना जाना, खेलना कूदना, नहाना वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में गो, कम, रन, प्ले हो जाता है, ठीक है। अब हिंदी में तो आना जाना से काम चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में ध्यान देंगे इसके 4 रूप होते हैं, जिसको आप ठेठ भाषा में कहें, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये इस तरह से होता है। लेकिन हम स्कूल में इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, तो ये आपके वर्ब है बेटा, ठीक है। अब इसमें वर्ब में भी देखिए इसको 2 भागों में बांट के रखा गया है। इसको प्राइमरी वर्ब, फिर इसको आपका मेन वर्ब, फिर प्राइमरी में भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, फिर आपका मॉडल वर्ब भी हो जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब में भी टू डू वर्ब, टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब और टू डू करके भी बना हुआ है। फिर मेन वर्ब को भी 3 भागों में आपने बांट के रखा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। ये आपका फाइनाइट है, नॉन इनफाइनाइट है, फिर ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, कॉजिटिव है, 5 भागों में बटा हुआ है। तो ऐसे काफी सारा जो डिटेल है वो हम आगे बैठेंगे बेटे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा, वर्ब समझ में आ गया। अब बात करते हैं, मैं आपको हल्का हल्का ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं आप लोगों को कि इस मूवी का ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है। उसके बाद फिर हम लोग पूरा का पूरा मूवी अच्छे से देखेंगे। एडवर्ब का मतलब होता है बेटा क्रिया विशेषण, दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई वर्ब्स। तो वे सारे शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताए या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए या किसी और एडवर्ब की विशेषता बताए, एडवर्ब कहलाता है। चलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एडवर्ब जो होता है ना, वर्ब की विशेषता बताता है। अब जैसे एक सेंटेंस है, ही इज ही इज कमिंग, तो ही इज कमिंग वह आ रहा है, कमिंग शब्द यहां पर वर्ब है। लेकिन अगर ऐसा कर दूं, ही इज कमिंग लेट, वह लेट आ रहा है, तो यहां पर जो लेट शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, कमिंग की। तो आना, लेकिन किस प्रकार का आना, लेट आना, ठीक है। उसी तरह से ही इज रनिंग फास्ट, तो वह दौड़ रहा है, लेकिन कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये जो फास्ट है ना, वो रनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। ये सिंपल रनिंग नहीं है भैया, तेज रनिंग वाला है। तो ये जो लेट है, फास्ट है, स्लो है, ये सब एडवर्ब्स कहलाएंगे। तो एडवर्ब्स वह होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बताए
या किसी और एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, या किसी एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। जैसे ही इज रनिंग फास्ट है, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। अब यहां पर देखिए बेटा, तो यहां पर आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि फास्ट जो शब्द है वो एडवर्ब है, तो ही इज रनिंग वेरी फास्ट, तो यहां पर फास्ट एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखिए जो वेरी शब्द है ये फास्ट को और उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, कि सिंपल फास्ट नहीं है, वेरी फास्ट है। तो ये जो वेरी शब्द है ये इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वही मैंने आपको बताया कि एडवर्ब जो है ना किसी और एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। तो वेरी जो शब्द है यहां पर फास्ट की विशेषता बता रहा है, और फास्ट अपने आप में एक एडवर्ब है। क्लियर है यहां तक? चलिए, एडवर्ब भी हो गया, ठीक। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन की पोजीशन किसी और नाउन या प्रोनाउन के सापेक्ष कैसी है या कैसा है बताए। प्रपोजिशन वह शब्द होता है जो हमें बताए कि किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति या पोजीशन किसी और नाउन या प्रोनाउन के सापेक्ष किस प्रकार की है, प्रपोजिशन कहलाता है, ठीक है। सेलेसिंग, सेलेस वो भी एडवर्ब है बेटा, वेरी जो शब्द है ना वो भी एडवर्ब है, ठीक है। ठीक, तो बात करते हैं बेटा प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी और नाउन या प्रोनाउन के सापेक्ष किस प्रकार की स्थिति है उसको बताने के लिए। अनन्या यादव, बेटा तुम क्या मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो क्या बेटा? ये सब सवाल पूछ रहे हो। एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? अभी तो मैंने बताया एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो है किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। लेट से ज्वाइन किए हो क्या बेटा क्लास? ध्यान से क्लास को देखिए बेटा है। हाँ, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के सापेक्ष किसी और नाउन या प्रोनाउन की स्थिति क्या है। चलो ये नाउन प्रोनाउन बहुत हो गया। किसी वस्तु की पोजीशन तय करना है किसी दूसरे वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। मान लो ये बॉक्स, ठीक है, मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, मेरा ड्राइंग में मत जाना, बहुत वाहियात है। ये बॉक्स है मान लो, ठीक है, और ये मेरे पास एक बॉल है। तो इस बॉल की मुझे स्थिति तय करना है बॉक्स को ध्यान में रखते हुए, और मैं कैसी स्थिति तय करना चाहता हूं कि ये ऊपर रहे और टच में रहे, तो मैं यहां रख दूंगा, ठीक है। लिखते या बोलते समय भाई मैं कैसी स्थिति बताऊंगा? वो रखा हुआ है तो मैं तो दिखा नहीं सकता क्योंकि कहीं और देखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं बोल के उसकी स्थिति को तय कर देना चाहता हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो देयर इज अ बॉल ऑन द बॉक्स। तो मैंने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया? ऑन। तो ऑन से क्या स्थिति तय हो गई बॉल की कि वो बॉक्स के ऊपर है और टच है। समझ में आ रहा है ये? मान लो अगर बाजू में रखना है या बॉल बाजू में रखा हुआ है तो मैं किसका प्रयोग कर दूंगा? बिसाइड का। मान लो पीछे रखने का है तो मैं बिहाइंड का प्रयोग कर दूंगा। अंदर रखना है अंडर का प्रयोग कर दूंगा, ठीक है। सामने रखना है तो इन फ्रंट ऑफ का कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो किसी वस्तु की पोजीशन तय करना है किसी और वस्तु को ध्यान में रखते हुए, तो जिस शब्द का प्रयोग करोगे वही प्रपोजिशन कहलाएगा, या जैसी उसकी स्थिति है
वैसा आप प्रपोजिशन का प्रयोग कर लें, या जैसा प्रपोजिशन यूज हुआ है उससे स्थिति ज्ञात हो जाएगी। मान लो बिहाइंड पहले से लगा हुआ है तो हम जान जाएंगे पीछे रखा हुआ है वस्तु। बिसाइड लिखा हुआ है या बोल रहा है तो बाजू में हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ अगर रख देंगे तो हम सामने का हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? चलिए सेकंड लास्ट और पढ़ लेते हैं। वैसे इंटरजेक्शन नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, कोई खास यूज नहीं होता है। कंजंक्शन ये लास्ट, इसको समझ लीजिए, इसके बाद वोकैबुलरी याद कराएंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि राज इज कमिंग, प्रकाश इज कमिंग। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस बोला, राज इज कमिंग, प्रकाश इज कमिंग। राज आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। मजा आया? नहीं आया? तो मैं क्या करूंगा, राज एंड प्रकाश आर कमिंग। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, राज भी आ रहा है, प्रकाश भी आ रहा है। भाई अगर दिल्ली से राज आ रहा है, दिल्ली से प्रकाश भी आ रहा है, तो दोनों अलग अलग क्यों आएंगे भैया? एक ही में बैठा दो ना, तो दोनों को जोड़ दो, एक जगह रख दो। तो राज और प्रकाश जब दोनों आ रहे हैं तो राज और इस प्रकाश, इस शब्द को, राज शब्द को, प्रकाश शब्द को मैं जोड़ देता हूं एंड लगा के, और दोनों को बुला लेता हूं। तो राज एंड प्रकाश आर कमिंग। तो ये जो एंड शब्द है किसको जोड़ने का काम आया? राज को, प्रकाश को। यही तो परिभाषा है, जो दो शब्दों को जोड़े कंजंक्शन कहलाता है। तो शब्द नंबर 1, शब्द नंबर 2, दोनों को जोड़ा एंड से, क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी आप प्रयोग में ला सकते हैं कंजंक्शन को। अभी आपने दो शब्दों को जोड़ा, दो वाक्य को भी जोड़ सकते हैं। आई विल नॉट गो अंटिल, एक एल नहीं आएगा, अंटिल यू डोंट कम। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आते हो। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या था? आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? तुम नहीं आते हो या नहीं आओगे। तो हमने क्या किया, अंटिल नामक एक शब्द से दोनों को जोड़ दिया। तो आई विल नॉट गो अंटिल यू डोंट कम, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आओगे। भले यहां डोंट लिखा हुआ है लेकिन इसका सेंस फ्यूचर में देगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा क्यों देगा। तो अंटिल शब्द यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, क्या कहलाएगा भैया? कंजंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? फटाक से रिवीजन करा देता हूं, फिर उसके बाद वोकैबुलरीज याद कराऊंगा 15 मिनट में 15 शब्द। ठीक है, डेली 15-15 शब्द याद करते चले जाएंगे, बहुत सारे शब्द याद आ जाएगा। तो मैंने बताया कि इंग्लिश आप सब्जेक्ट समझते हो, बट एक लैंग्वेज है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए काम आता है, और मैसेज के लिए या फिर आप आदान प्रदान करना चाहते हैं, इसके लिए साउंड की जरूरत पड़ती है। साउंड जो होता है लेटर से निकलता है। लेटर्स टोटल 26 हैं। सारे लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट एक है, लेटर्स 26 है। लेटर्स को दो भागों में बांटे हैं, वॉल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इट इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट इज कॉल्ड सेंटेंस। और किसी भी सेंटेंस या किसी भी स्पीच में देखा जाए तो टोटल 8 पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन। नाउन हमने पढ़ा, किसी भी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, जानवर के नाम, जाति के नाम नाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के लिए या नाउन के जगह पर प्रयोग में लाया जाए, प्रोनाउन कहलाता है। जिस प्रकार का काम हम कर रहे हैं जिससे एक्शन की जानकारी मिले वो आपका वर्ब कहलाता है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है।
जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब कहलाता है, वैसे उसमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब भी आएगा। फिर दो शब्दों या दो किसी भी वस्तु की स्थान या उनकी पोजीशन तय करना, प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ना है, कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए वोकैबुलरीज याद करते हैं। गैदर इकट्ठा करना या संग्रह करना गैदर कहलाता है। एक मिनट, पोजीशन मेरे को अपनी बदलनी पड़ेगी। थांबा, ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं जो बड़ा साइड कर देता ताकि आपको एग्जांपल अच्छे से दिख पाए। चलिए, तो पहला शब्द आप लोग देखिए आपके सामने आ रहा है, इकट्ठा करना संग्रह करना गैदर कहलाता है, GATHER। ठीक है, सिनोनिम्स देखेंगे, जो भी ब्लैक में रहेगा सब सिनोनिम रहेगा, नीचे जो आएगा वो एंटोनिम रहेगा। ठीक है, असेंबल, असेंबल या चूज ये भी गैदर के सिनोनिम हो सकते हैं। डिवाइड या लीव, तो बांट देना या छोड़ देना ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे बेटा। ठीक है, और असेंबल या चूज ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, शी गैदर्ड हर थिंग्स, उसने अपनी चीजों इकट्ठा की। तो गैदर, जैसे कि आप पिक के माध्यम भी देख पा रहे होंगे, काफी सारी चीजें गिर रही है, इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा करना या संग्रह करना दैट्स कॉल्ड गैदर। ठीक है, चलिए, असेंबल या चूज, डिवाइड या लीव। वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, प्लॉसिबल या रेशनल, बढ़िया व्यवस्थित को हम वेल ऑर्गेनाइज कहते हैं। ठीक है, इरेशनल आप बोल सकते हो, ऑब्सक्योर इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये भी आपको याद करते चलना है बेटा। ठीक है, मैं आपका इसका PDF फॉर्म अलग से दे दूंगा। ठीक, द रूम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, रूम अच्छी तरह से व्यवस्थित है। प्लॉसिबल बोल सकते हो आप इसको, या रेशनल बोल सकते हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्राउडेड, लंदन इज वेरी क्राउडेड सिटी। ठीक है, लंदन बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है। क्रैम्ड, फुल आप बोल सकते हो। डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब होता है कहीं ना कहीं सूखा, जैसे डेजर्ट एरिया होता है ना, बंजर मरुस्थल, लाइक दैट। एम्प्टी यानी खाली, तो ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, नीचे जो आएगा वो एंटोनिम रहेगा और ऊपर में आएगा सिनोनिम। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाला होता है क्राउडेड, क्रैम्ड बोल सकते हो आप, जैम पैक्ड बोल सकते हो। ठीक है, बेटा प्रभात याद करवाया था, लेकिन उसमें सिनोनिम और एंटोनिम्स नहीं था। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डर या भय। ऑंशियस आप बोल सकते हो, फियरफुल आप बोल सकते हो। ठीक है, स्केयर्ड मतलब डर या भय, ऑंशियस, फियरफुल, और एंटीनेम में आप हैप्पी या अनअफ्रेड आप बोल सकते हो। ठीक, द थीफ गॉट स्केयर्ड एंड रन अवे, चोर डर गया और भाग गया। ठीक है, तो स्केयर्ड मतलब होता है डर या भय। तो आप पिक के माध्यम से भी देख रहे हैं किस तरह से वो आदमी डर रहा है। एक मिनट, ये वर्ड कैसे रिपीट हो जा रहा है। हाँ, एक्सपांड। चलिए देखिए बेटा, तो किसी चीज को आप फैलाते हो या बढ़ाते हो दैट्स कॉल्ड एक्सपांड। ठीक है, डेवलप बोल सकते हो, एनलार्ज आप बोल सकते हो। ठीक है, डिक्रीज या डिमिनिश, डिमिनिश मतलब बुझा देना या कम कर देना, डिमिनिश कहलाता है। ठीक है, वी वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस, हम अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। इसको याद करने का मैं तरीका आपको मैं बता देता हूं बेटा, कि जब आप याद करेंगे तो इसको आप अपने शब्दों में इस सारे शब्दों को फिरोइए, एक नया एग्जाम्पल आप बनाइए, बहुत फर्क पड़ेगा। तो फैलाना या बढ़ाना दैट्स कॉल्ड एक्सपांड। डेवलप, एनलार्ज आप बोल सकते हो, डिक्रीज, डिमिनिश एंटीनिम्स होंगे। इमॉर्टल, जो कभी ना मरे,
अमर, अविनाशी, कांस्टेंट, एवरग्रीन, ट्रांसिएंट, इंटरप्टेड। ट्रांसिएंट मतलब कम समय के लिए, इंटरप्टेड मतलब छोटा समय या फिर रुका हुआ, लाइक दैट। हाइड्रा इज बायोलॉजिकली बिलीव टू बी इमॉर्टल। माना जाता है कि हाइड्रा जैविक रूप से अमर है। ठीक है। एक्सपांड यानी फैलाना। एक्सप्लोर मतलब होता है बेटा उसके अंदर अन्वेषण करना, जांच पड़ताल करना। एक्सप्लोर करो जरा, कैसा क्या है, पता साज करो, ये भी होता है। रामधारी सहारन, सर कभी दिल्ली आओ तो बताना सर, मिलेंगे आपसे जरूर भाई। ठीक है, ठीक। गारगेंटुआन का मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा, ये विशाल। कलोसल आप बोल सकते हो, एनॉर्मस आप बोल सकते हो, मैमोथ आप बोल सकते हो, जाइगेंटिक आप बोल सकते हो, ह्यूज आप बोल सकते हो। तो कलोसल, एनॉर्मस, मैमोथ, जाइगेंटिक, ह्यूज, गारगेंटुआन। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ। तो ही हैज अ गारगेंटुआन बॉडी, उसके पास विशाल शरीर है। ठीक है। चलिए ठीक है मिस्टर नौसाद, थैंक यू बेटा। हो गया, पढ़ लिया बेटा, कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, बहुत अच्छा, लगे रहो, शाबाश। ठीक है, तो बड़ा या विशाल, दैट्स कॉल्ड गारगेंटुआन। पथेटिक, मैं इसको स्पोकन में बहुत यूज करता हूं, दयनीय। ठीक है ना, अभी जैसे मैं बोलूं कि कोरोना के कारण पूरा देश अभी उसकी स्थिति दयनीय है, पथेटिक है, आप बोल सकते हो दयनीय। ठीक है। डिप्लोरेबल आप बोल सकते हो, फीबल यानी कमजोर बोल सकते हो। ठीक है, तो दयनीय, डिप्लोरेबल, फीबल। ठीक है। चीयरफुल, एक्सेलेंट, ब्लिसफुल, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो पॉवर्टी इन इंडिया इज पथेटिक, भारत में गरीबी दयनीय है। ठीक है। चलिए, प्रिया दीक्षा आ गए क्या बेटा, स्वागत है। चलो नमस्कार। ठीक, तो दयनीय यानी होता है पथेटिक, पथेटिक मतलब दयनीय। आज से 12 बजे मेरा स्पेशल कोर्स शुरू हो जा रहा है बेटा, प्लस में, अनअकैडमी प्लस में। तो जो बच्चे लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर भी मेरा कोर्स अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे अलावा अनअकैडमी में 200 एजुकेटर और भी मिलेंगे जो आपको पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है। फीस भी नॉमिनल है, 1 साल का मात्र 5400, वो सारा लाइव क्लासेस रहेगा। ठीक। कोई भी चीज जानकारी अगर आपको चाहिए इससे संबंधित तो 9755530555 में मुझे टेलीग्राम करिए। ठीक है। निरर्थकता, फ्यूटिलिटी कहलाता है, बर्बादी। ठीक है। वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ मनी, हमें पैसे की निरर्थकता का एहसास होना चाहिए। तो एम्प्टीनेस या इनइफेक्टिवनेस आप बोल सकते हो सिनोनिम में। तो निरर्थकता, बर्बादी, फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी मतलब निरर्थकता। पीयूष एजेंसी कैसे ज्वाइन करें? ठीक है, 9755530555 में टेलीग्राम करो। ठीक, मैं बताऊंगा तरीका क्या है। और यकीन जानिए बहुत अच्छा है, अनअकैडमी में पढ़ाई बहुत जबरदस्त हो रहा है। 200 एजुकेटर सारे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, टॉप क्लास के एजुकेटर को लिया गया है वहां पर। ठीक है, चलिए। ग्लॉसी मतलब होता है चमकदार या चमकीला। जैसे कि एग्जांपल देखिए, शी हैज ग्लॉसी हेयर, उसके चमकदार बाल हैं। तो ब्राइट या ग्लीमिंग आप बोल सकते हो। रफ या स्टूपिड इसके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं होता, 60-70% भी हम मान के चलते हैं। तो ब्राइट या ग्लीमिंग आपके सिनोनिम्स। पियर्स यानी छेदना। ओ हो, ये भगवान कैसा छेद रहा, देखो भाई। तो छेदना, ब्रेक या क्लीव। ठीक है, तो क्लीव फाड़ना, क्लीव, ब्रेक सिनोनिम हो सकते हैं। क्लोज या फिक्स, बंद कर देना या फिक्स कर देना, एंटोनिम होंगे। ही पियर्स्ड अनदर होल इन हिज टंग, उसने अपने जीभ में एक छेद किया। ठीक है। लाइव क्लास का भी फीस होगा। ये बेटा यहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका कोई फीस नहीं है, लेकिन आप अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं उसका फीस होगा। ठीक है। छेदना यानी पियर्स, पियर्स यानी छेदना, छेदना यानी पियर्स। ऑटम यानी पतझड़, आपको पता ही है, इजी शब्द है। AUTUMN, ऑटम, ऑटम यानी पतझड़।
स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेलिंग भी आता है। गेट, चलने का तरीका को हम गेट बोलते हैं। एम्बल भी बोल सकते हैं, बियरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलने का तरीका गेट, गेट यानी चलने का तरीका। हिज गेट वॉज फनी, उसकी चाल हास्यपद थी, ठीक है। सर प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है क्या? कैसे होगा प्लूरल, बताओ। क्लियर है यहां तक? तो आज का क्लास यही तक रखते हैं। कल हम नाउन वगैरह स्टार्ट करेंगे सुबह 9 बजे। इसका मटेरियल मैं आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूं, ठीक है। सर मुझे सिर्फ इंग्लिश की क्लास करनी है, ठीक है नीतीश, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहीं पर डेली पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है। और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए टेलीग्राम करें मुझे 9755530555। आज से 12 बजे से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है टेलीग्राम पे, सॉरी अनअकैडमी में। तो मैं चाहूंगा कि इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए आज इतना रखते हैं बेटा, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। कल कॉपी पेन लेकर बैठें और आज जो मैंने पढ़ाया उसका नोट्स तैयार करना शुरू कर दें। चलो।